कुर्बानी की है और जवाब दिया हो। हमारी समझ से आगे का रोड मैप क्या होगा ये भी आपने जाना होगा, समझा होगा, बताया है आपने। और जो यहाँ की प्रमुख समस्या है उसमें ये तो मानना होगा कि कृषि ये क्षेत्र है और जब तक कृषि के विकास के लिए यहाँ सही होगा तो विकास का जो एक परिदृश्य और जो एक नक्शा होना चाहिए वो नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि एक जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लगाई जाए ताकि जो किसान सब्जी है, फल है, तो इसकी उपज करते हैं, इसका सही पैदावार का लाभ नहीं मिल पाता। चलिए ये जो हमारा परिचर्चा का उद्देश्य दैनिक जागरण द्वारा ये रखा गया था इसमें ये था कि कम से कम जो भी प्रत्याशी हमारे सामने है, भाजपा के हैं, बसपा के हैं, सपा के हैं, जो भी है, तो हम उनके आगे की योजना समझे और एक सजग मतदाता होने के नाते हम लोग अपनी बात भी रखें ताकि आगे अगले 5 सालों में जब कभी ऐसा मौका आएगा तो हम लोग ये कह सकेंगे कि आपने ये कहा था और हमने आपसे ये मांग किया था, इससे क्या हुआ। तो एक सजग मतदाता होने के नाते जो यहाँ पे सभी लोगों ने प्रतिभाग किया इसके लिए दैनिक जागरण परिवार की ओर से मैं सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया। जिस तक समय और समय चुनाव प्रचार का समय जो है शहर का जो एंट्री पॉइंट है टीके रोड का उस जगह पे इतना गलत बना हुआ है कि व्यक्ति आगे निकल जाता है। आगे उसको वही है ना, वो बात जो फतेह को नहीं निकलता उसको मैंने नितिन गडकरी जी को बात भी की है और दीदी हम लोग उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, उसको मैंने मान और दीदी हम लोग शहर दर्शी से हैं और हमारे बच्चे ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं। आज तक वहाँ पर कोई बात नहीं हुआ जिससे कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। एक बार आपको बता दूं, मैंने आज सभा सदन को भी बुलाया था कि जितने पार्क हैं जहाँ जमाना एक उसके लिए बच्चों के तैरने सीखने के लिए भी है, वो भी चर्चा हुई है। जो भी पार्क है फतेहपुर के, आपको आप चिंता मत करिएगा, आपकी दीदी है बस यही उम्मीद है आप रहेंगे। सब लोग तो कह चुके हैं, इससे लगता क्या है, तय है कि आपका तीसरा टेन्योर निश्चित है। और एक दर्द है कि हम अगर प्रदेश से बाहर जाते तो फतेहपुर बताने में लोग जान नहीं पाते कि ये कहाँ मेरा नाम बता दिएगा। हाँ, आपके नाम से बताना पड़ता है कि दीदी हैं हमारे यहाँ की सांसद, या फिर पहले बताते थे कि वीपी सिंह हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन हमेशा के लिए अगर कोई ऐसी परियोजना आ जाए फतेहपुर में जिससे और वो देश में मतलब एक वो हो मिसाल के तौर पे हो कि केवल यही हो या हमारे जनपद के मेडिकल कॉलेज के बच्चे पढ़े निकलेंगे ना तो हमारा सही जो 10 घंटा फतेहपुर का प्रमाण पत्र लेके जाएंगे अपने आप। हमने अपना दर्द बता दिया कि बाहर जाओ तो ये पता बताना पड़ता है कि कानपुर इलाहाबाद के बीच में है या कुछ न बताइए, इतना बता दीजिए जिस जिले से शादी दिएगा अपने आप बताइए। जैसे कि हम देख रहे हैं पीएम और हमारे जो सीएम है ऑनरेबल, उनके में हमारा फतेहपुर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है एंड वी डोंट नो डिनाई कि हम उसको मना नहीं कर सकते, हमारा बहुत डेवलप हुआ। मैम जितने भी लोग हैं मैं ये देखता हूँ कि वो साइंस स्ट्रीम से डॉक्टर और इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ मैम, मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड कॉलेज हो, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो एमकॉम की फैसिलिटी है और बीकॉम की जो फैसिलिटी है वो मिल नहीं पाती। दूसरी चीज़ मैम ये है कि हमारे फतेहपुर जो है वो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो बच्चे जो होते हैं वो यहाँ से दूर जाने की वजह से भी अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैनेजमेंट कॉलेज हमारे फतेहपुर में हो जो BBA MBA उसके अलावा MCOM BCOM कराए ये। एंड मैम दूसरी चीज़ जो मैं अपने लोगों से हटकर बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ डाक बंगलों से नौवा बाग तक रोड का बहुत चौड़ी हो गई और बहुत बेटर हो गई है। बस मैम मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारे यहाँ जो रोड चौड़ीकरण होता है उसके साथ रोड अगर जो वाइड हो रही है उसके साथ जो हम डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटते हैं अगर उसी के साथ कुछ और एफॉरेस्टेशन बगल में कर दिया जाए तो हमारा सिटी भी क्लीन रहेगा। अभी मैम डाक बंगलों से नौवा बाग तक एकदम क्लीन दिखने लगा है और पहले वहाँ पे बहुत पेड़ हुआ करते, तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसके बगल एफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो बहुत बेटर है। रोड पूरा नाला बन के कंप्लीट होगा, पेड़ भी लगाए जाएंगे, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, मेरे कैबिनेट मंत्री हैं, और यदि उनके पास रहता है किसी के पास रहता है आपका विषय जरूर रखिए।
सवाल नहीं था, क्योंकि आपने कहा आज गंगा की बात की, आपने घाटों की बात की, लेकिन उन घाटों तक जो संपर्क मार्ग है वो बहुत जरूरी है। आदमपुर वाला घाट बन चुका है, वो बहुत और रामचंद्र घाट वाला बन चुका है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है, और जहाँ छूटा हो मुझे बता। हम लोग हाजीपुर गंज ओम घाट जैसे जाते हैं, ओम घाट जैसी सड़कें अगर आपके उसमें हो लक्ष्य में कि जैसे ओम घाट की सड़क है, ऐसे ही हमारे जो चारों घाट हैं जो बन चुके हैं उन तक उसी तरह की सड़क हो, जो संपर्क मार्ग बन भी रहे हैं। जैसे रामचंद्र का आपने जिक्र किया, मैं गंगा सरोवर से जुड़ा हुआ, मैं घाटों में जाता रहता हूँ, तो बस थोड़ी दूर तक बना हुआ है और बीच का अभी भी कनेक्टिंग अभी नहीं बन पाया। मैं उद्घाटन करके आई तो मैंने देखा है, थोड़ी दूर प्रधानमंत्री सड़क योजना गाँव तक है, ये छोटा से मुझे 500 मीटर के लगभग बचा हुआ है ना। तो वो इसी तरह खुशबूपुर बिल्कुल जर्जर है। हाजीपुर कुछ अगले क्रम के लिए तो छोड़िए। हाजीपुर गंज के लिए जो सड़क बनी है वो जर्जर होने की स्थिति में आ गई है। जो बात बने हैं वो हैंडओवर हो गए हैं। अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ, घाटों की दुर्दशा, लाइट नहीं जलती वहाँ पे, घाट तो बन के उसमें दिक्कत क्या हुई थी कि बैटरी वाले लाइटें लगी थी, सूखी बैटरी लगती तो नहीं खराब होती। अब मैं जितने घाट है उनमें बड़ी लाइट लगवा रही हूँ सूखी बैटरी वाली, जो दिन जैसे उगेगा वैसे अपने आप बुझ जाएगी और दिन डूबेगा अपने आप जलने नहीं दीदी, उसमें बिजली के कनेक्शन भी थे, लेकिन अब क्योंकि बिल नहीं जमा हुआ इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी तो काट दिए गए। इसमें समस्या आ रही है दीदी, ये पंचायतों को हैंडओवर कर दिया जाए, ये किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं। चलिए मैं इसको ध्यान में रख रहा हूँ। मैं दिनेश तिवारी देवीगंज निवासी हूँ। हमारे देवीगंज पुल से राधानगर चौराहा तक शादी के टाइम जब शादी बारात होती है इतना भीषण जाम लगता है कि घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक जाम लगा रहता है। हमारे जोगी मैया की क्षेत्र में रहते हैं और सिंपल भाई भी जाते रहते हैं और हमारे संजय भाई भी हैं, उत्तर भाई भी हैं। ये अगर डिवाइडर युक्त तुरंत हो जाए, क्योंकि प्रशासन प्लास्टिक को खड़ा कर देता है, लेकिन बहुत से लोग उसको हटा के भी निकल जाते हैं और आड़ा बैड़ा के साथ एक रो में 3-3 लाइन लगा देते हैं और उधर से आने वाला गाड़ी नहीं निकल पाती, इसलिए कई घंटे जाम लगता है। क्यों कोई दिक्कत क्या क्या नहीं है, बहुत जाम है, बहुत भीषण जाम लगता है। डिवाइडर बन जाए केवल शादियों के बाद हम लोग सोचते हैं शादी ब्याह हो जाता है, दूसरे दिन टाइम खत्म हो जाता है। इसको 4 दिन के बाद प्राथमिकता होगी जी। आप संभवतः आपने मेरे मन को खुद पहले से ही पढ़ लिया। ये साधु संत की शायद पहचान भी है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाना, तो मैं रंजन कुमार और मैं कानपुर में पॉलिटिकल साइंस से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और वर्तमान में राकेश वर्मा साहब के साथ यहीं फतेहपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। हम सब लोग इतिहास की पुस्तकों में अवध के किसानों के बारे में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भारी योगदान की चर्चा सुनते हैं। जितनी भी इतिहास की पुस्तकें आपको मिलेंगी उसमें केवल और केवल अवध के किसानों के संदर्भ में चर्चा है। हमारे जनपद के बारे में कहीं कोई एक लाइन नहीं मिलती। मैंने अथक प्रयास करके प्राइमरी सोर्सेज से 1920 से 1947 तक अवध के किसानों के बराबर हमारे जनपद के किसानों का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान खोज के निकाला है, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी दशा में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे तो हमारे पूरे जनपद में किसान आंदोलन था, लेकिन खजुआ और बिनकी का क्षेत्र इसमें ज्यादा सक्रिय था। आपने जो कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की चर्चा की है, आपसे अनुरोध है कि क्योंकि उस क्षेत्र के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने किसान आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया है, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया अगर आप इस दिशा में उस क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रयास करेंगी तो हमारे जनपद के लिए बहुत गौरव का विषय होगा। इसी संदर्भ में एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी आपने ITI की बात की थी। हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो लेदर स्कूल है ये 1927 में बना था, 1916 में कानपुर में बना था और 1927 में यहाँ ये प्रारंभिक रूप से लेदर टैनिंग स्कूल कहलाता था। अब इसकी हालत खस्ता और मुझे लगता है संभवतः वो मृत प्राय अवस्था में है। 100 साल होने वाले हैं।
यदि आप थोड़ा सा प्रयास कर देंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पुनः स्थापित हो जाएगा। अगर इसे एक लेदर कॉलेज के रूप में स्थापित करें, क्योंकि आजकल लेदर टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग में लेदर क्लॉथ का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो हमारा ये लेदर स्कूल जो लगभग 100 साल का हो रहा है पुनर्जीवित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपके याद दिलाने के लिए आपको धन्यवाद। इसको मैं नोट करवा लूँगी और कहीं भी ऐसी संस्थाएं हैं तो मैं ज़रूर उस पर फोकस करके काम करूँगी। एक बात और मुझे लगा बीच में मुझे बताना आवश्यक है। ये धरती अमर शहीद जोधा सिंह लटैया, ठाकुर दरिया सिंह सहित गणेश शंकर विद्यार्थी, सोहनलाल द्विवेदी जैसे महापुरुषों के नाम से अश्विनी तपस्वियों की दृष्टि से अश्विनी कुमार, भृगु ऋषि जैसे महापुरुषों की मैं जब 14 में मुझे लगा कि 52 इवली में जाकर मैं प्रणाम करूँ, फिर मैं और काम शुरू करूँ। मैं 52 इवली में गई तो इतनी बड़ी घास खड़ी थी, अमली का पेड़ बिल्कुल सूख गया था, लकड़ी दिखाई पड़ रही थी। उस समय मुझे वहाँ थोड़ी पीड़ा हुई कि जिन महापुरुषों के नाम से आज फतेहपुर चर्चित रहा है, हमारी पीढ़ी कहीं ऐसा न हो कि हमारे शहीद, हमारे अमर शहीद कहीं खो न जाए। तो उस स्थान को पुनर्जीवित करने के लिए 31 लाख रुपया और 20 लाख रुपया मैंने दे करके वहाँ का कायाकल्प करवाया। आज अमर शहीद जोधा सिंह लटैया 52 इवली में तिरंगा झंडा फहरा रहा है और 52 पेड़ में जब सूख रहा था उस पेड़ में फल आने लगे हैं। तो आपने जो बात कही उसको मैं नोट करके जरूर रखूँगी और उसकी प्राथमिकता में काम करवाने का करूँगी। अभी तक 5 साल तो मुझे अनुभव करने में लग गया कि भाई कैसे गाँव से काम लिया जाता है। आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है ये 5 साल का धरातल पर काम दिखाई पड़ रहा है। ये बात सही है कि किसानों के मामले में जो जिले जागृत रहे या अपने वहाँ के लोग उठाते रहे वही आगे जा गए हैं। आपकी बात को मैं संज्ञान में रखूँगी और मुझे लग रहा है कि चुनाव के बाद आप मुझे लिखित में दे देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, काम करने में सुविधा रहेगी। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर कमला चौधरी, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज को जगन्नाथ घाट से आई हूँ, पूरी में रहते हुए और मंदिर के पास से नज़ारा बदल गया मोदी जी का जी। और मैं श्री राम जन्मभूमि इस स्थल में आ पहुँची हूँ। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ तो शिक्षा जनित कुछ प्रश्न ही पूछूंगी। तो एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्किल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया है। तो स्किल एजुकेशन अगर है तो बच्चों में स्किल को निखारने के लिए विद्यालयों में ये प्रावधान होना चाहिए। इस बात की बहुत जिक्र हुई 2020 से। तो फतेहपुर की उन्नति के बारे में आज विषय है कि हम फतेहपुर में क्या कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि फतेहपुर में अगर हम एक स्किल एजुकेशन सेंटर बनाएं जिसमें खास करके यहाँ प्रधान जीविका जो है ये कृषि प्रमुख एरिया है, तो एग्रीकल्चरल फार्मिंग या तो नई तकनीकी का यूज करके मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर फार्मर्स हियर, तो फार्मिंग और उनकी वो स्किल डेवलप करें ताकि हमें क्रॉप्स बेटर मिले और ये हरियाली ही हरियाली यहाँ पे रहे। इस दृष्टिकोण से मैं इन बातों को कह रही हूँ। तो एक उस सेंटर में ऐसा हो कि कई रोजगारक्षम लोग हो जाएं जो बेकार बैठे हुए हैं, तो किसी को सिलाई की ट्रेनिंग मिले, तो कई औरतें जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनका आर्थिक सुविधाएं भी हो जाए और वो स्किल एजुकेशन में डेवलपमेंट हो। तो कहीं सिलाई मशीन हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए हो, तो इससे हमारा रोजगारक्षम भी रोजगारी बढ़ेगी। ये एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं आई हूँ 1 साल हुआ है यहाँ पे। दूसरी है जब मैं बक्केवर की तरफ हमारे ब्रांच सीपीएस स्कूल वहाँ पे भी है, बक्केवर तिनकी में भी एक है। तो जब मैं वहाँ 2 दिन बाद गई तो रास्ते में मैंने कुछ एक हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ गाँव में फतेहपुर के लिए माना जाता है ऐतिहासिक स्थल है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मैंने कुछ फोर्ट्स देखे। तो रिनोवेट अगर हम करें टूरिज्म के लिए इस तरह की इनका रिनोवेशन हो पाए, बहुत खराब हालत में मैंने देखा रास्ते में बक्केवर देखा। तो जहाँ क्या है उसको पूरा तत्व विभाग को दिया, जब तक पूरा तत्व विभाग उसको नहीं दिया, जी
तक ऊपर छेड़ा गया। जी जी। तो दूसरा जो आपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बात की, तो ITI दिल्ली में सर्वे के बाद बनके कंप्लीट हुई है, उसमें 12 तरह की ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग सेंटर हुई है। अच्छा, स्किल एजुकेशन। हाँ जी, स्किल है, 3 ITI है, स्किल भी है। एक और चीज़ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्ट्रीम का पूरी तरह से वो मिटा दिया कॉन्सेप्ट की आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। अभी बच्चों को प्रावधान दी गई है कि वो कोई भी विषय चुन सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधान शिक्षा मंत्री जी से आपकी तरफ से ये गुजारिश हो कि जब हमने स्ट्रीम चयन को बंद कर दिया, बच्चा कोई भी विषय को ले सकता है, लेकिन जब हम मेडिकल एग्जाम के लिए जो बच्चा जाएगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन लेता है, तो यहाँ अगर ये प्रावधान दी गई तो वहाँ करिकुलम में भी चेंज होना चाहिए। कोई बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री लेता है और आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर रख लिया, हिस्ट्री, उसने अगर ऐसा कॉम्बिनेशन लिया तो उसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है, ये सवाल है। अगर उन्होंने स्ट्रीम चयन को बना दिया तो करिकुलम डेवलपमेंट भी इस तरह से हो कि कोई CA पोस्ट के लिए अगर दे रहे हैं तो उसका करिकुलम में भी फिर ऐसा हो, अदरवाइज वो जो था पहले वो वही होगा। अभी भी कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहता है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये कॉम्बिनेशन रखेगा, उसमें वो हिस्ट्री लेगा या पॉलिटिकल साइंस लेगा, तो वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये सवाल है मेरे मन में। आपके सवाल को लेते हुए आपके बात के बार करके दे देंगे, तो मुझे भी शिक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए। वो भी आज अमावस्या है, इसलिए मुझे घाटों की चर्चा जरूर करना चाहिए। 6 घाट ऐसे थे कि लोग जाते थे, नहाने की जगह नहीं होती थी, तो 6 घाट 5-5 करोड़ की लागत से आपके बन के तैयार है। चाहे आदमपुर घाट हो, चाहे रामचंद्र घाट हो, ऐसे कई घाट बने हैं। एक और क्योंकि जब मैं प्रेम नगर गई तो वहाँ लोगों ने कहा कि दाह संस्कार करते हैं तो नदी में बहा देते हैं, वो दाह संस्कार का 5 करोड़ की लागत से वो भी बना हुआ है। मेरा प्रयास रहा है इन 10 सालों में कि जनपद की सूरत बदले। आपको जो शहर में नज़ारा दिख रहा है, चौड़ी सड़कें, जलती हुई जगमगाती हुई लाइटें, ये भी अमृत योजना के अंतर्गत पैसा आया था, जिससे शहर का कायाकल्प हुआ है। दूसरा, गांव की सड़कें बहुत खराब थी, अभी कुछ सड़कें बची हैं, मैं नहीं कहती कि सारी पूरी हो गई, लेकिन इतनी स्थिति खराब थी कि चलने लायक सड़कें नहीं थी। इन 10 सालों में 1350 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना में लेकर के आए हूँ। आज कई जगह आप देख रहे होंगे कि हाईवे को माफ कर रही ऐसी सड़कें बनी है। तो मेरा प्रयास रहा, हमारे बच्चे आते थे पासपोर्ट के लिए, दलालों के चक्कर में पड़ के उनको पासपोर्ट बनवाना पड़ता था। पासपोर्ट ऑफिस आपके सीधे गांव जनपद में लग चुका। हमारे पूरे देश में 500 रेलवे स्टेशन चयनित हुई अमृत योजना के अंतर्गत, जिसमें आपकी रेलवे स्टेशन आप दक्षिणी साइड देखते थे वीरान पड़ा हुआ था, तो स्टेशन बनने के बाद दक्षिणी साइड, पूर्वी साइड पूरा का पूरा कायाकल्प हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब बन के तैयार होगा तो ट्रेनिंग लेते हैं हर तरह की, उसके लिए भी 11 करोड़ रुपया ला करके उसका भी जीर्णोद्धार करवाया, निर्माण कार्य चल रहा है। और ITI रोड वाले में भी बिल्डिंग देखी होगी, तो भी 11 करोड़ से बन रही है। एक औंग के पास खतरा में, वहाँ भी 11 करोड़ से एक ITI बन रही, जो हमारे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए होगा। कई बार सबको जानकारी नहीं होती कि हमने क्या किया है, ये मीडिया के सामने आना जरूरी है। ये दैनिक जागरण बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, और दैनिक का मतलब है रोज, और जागरण हमारे यहाँ कहा गया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तवराम निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। तो दैनिक जागरण हमेशा पूरे देश में चर्चित है, और देश में ही नहीं, मुझे महामहिम क्योंकि अपने भारतीय जो बाहर रहते हैं उसको मंगवाते हैं। मैं सर्बिया गई इसमें, आज ये हमारा जनपद 5वें स्थान पे आ गया है, इतनी विकास करने छलांग लगाई है। एक सवाल विपक्ष घूम घूम करके कह रहा कि मोदी जी आएंगे तो गरीबों की जमीन कब्जा कर लेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को बिना पैर की बात करना उचित नहीं है। मोदी जी किसी की जमीन नहीं हड़पेंगे, सरकार किसी की जमीन नहीं हड़पेगी।
विपक्ष कह रहा है मोदी जी संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म करने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे देश का संविधान है। उस संविधान को सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई 100 जन्म लेकर के आएगा तो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकता। चादर ओढ़ी है तो ज्यों कीते उधर बिजली चदरिया। जनता जनादेश देती है तुम्हें, क्योंकि घोषणा नहीं करती हो, लेकिन अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगी जो अभी तक 10 सालों में किया। कि सनातनी आस्था एवं सत्ता के केंद्र बिंदु में आप स्थापित हैं। जनपद के विकास के संबंध में आपने स्वास्थ्य, सड़क, घाट तथा गैस एवं विभिन्न मुद्दों पर आपने अपनी बात रखी और जो आपके द्वारा इन 10 साल के बीच में कार्य कराए गए उनके संबंध में भी आपने बात रखी। लेकिन एक बिंदु आपसे छूट गया और वो बिंदु व्यक्तित्व के वर्तमान समय में और आने वाली पीढ़ियों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जा रहा हूँ कि हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थे। आज वर्तमान समय में हमारे देश में 100 विश्वविद्यालयों में 99वें स्थान हमारे किसी विश्वविद्यालय का नहीं है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है और वर्तमान समय में आप हमारे फतेहपुर के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या आपके मन में विचार हैं? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी संबंधित हैं आप और आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो हमारा जो गांव है वो धीरे धीरे गांव की जो मूल संरचना थी वो खत्म होकर के मूल जो वहाँ का व्यक्तित्व था वो वहाँ से निकल करके शहरीकरण में लिप्त होता चला जा रहा है। गांव खंडहर होते चले जा रहे हैं। तो चूँकि ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके पास है, तो ऐसी कौन सी योजना है जिससे हमारे ग्राम जो अपनी शुचिता को, अपनी संपन्नता को, अपनी समृद्धता को, अपने गणतंत्र की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतीत से आज तक जाने जाते रहे हैं। अंग्रेजों ने कई लेख लिखे कि जब तक हिंदुस्तान की ग्रामीण गणतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इस देश को लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये मेरे मन में एक जहन में एक सवाल है कि ग्रामीण को जो गाँव की जो संरचना थी उसको मूलभूत ढांचे में लाने के लिए आपके मंत्रालय के द्वारा, आपके द्वारा क्या उपाय किए जाए? आपने ठीक सवाल किया है। मैं हमेशा बोला करती थी, अभी भी बोलती हूँ, उजड़ते गांव बिगड़ते शहर। गांव की आबादी जब शहर की ओर आती है तो शहर का भी संतुलन बिगड़ता है। कारण उसका ये रहा, जो सुविधाएं शहर में मिल रही हैं वो सुविधाएं गांव में नहीं थी। इसी जनपद में 5000 ऐसे मंदिर और ग्राम पंचायतें थी। ना तो सड़कों से जुड़े थे, ना ही लाइट थी। व्यक्ति के मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क, यही व्यक्ति के जीवन के लिए, गांव के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। मैं जब सरकंडी गई तो सरकंडी के लोगों ने कहा, दीदी यहाँ लोगों ने अपनी बेटियों की शादी करना मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले सड़क नहीं है। थी भी नहीं, लाइट भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी। लेकिन आज आप CTS से सुरभि श्रीवास्तव, हिंदी PGC हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी भाषा, हिंदी भाषा, जो कि पूरे भारत में ही नहीं विश्व में बहुत पॉपुलर है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन इसे राजभाषा का दर्जा तो कब से मिला हुआ है? राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए क्या प्रयास करें? क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जो अपना स्टेट राज्य हैं, जो जिनकी भाषा है उनको भी प्राथमिकता दी गई। और शायद मुझे लग रहा है कि विश्व के पटल पर हिंदी में भाषण किसी ने दिया था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के किसी कोने में होते हैं, कभी इंग्लिश में बात नहीं करते, सीधे हिंदी में बात करते हैं। और मैं एक महिला राष्ट्रपति जी हैं, मुझे उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वो चाहती थी वहाँ के लोगों से इंग्लिश में बात कर सकती थी, लेकिन पूरा का पूरा उनके भाषण हिंदी में ही हुआ है। तो हिंदी को हमारी प्राथमिकता में है। हमारे यहाँ की देव भाषा संस्कृत है और मुझे लगा है कि उसको अब बढ़ावा दिया जा रहा है हम लोग रोजमर्रा की चीज़ों में। अभी एक बहुत बड़ा संशोधन पार्लियामेंट में हुआ है कि क्यों ना कोर्ट में, क्योंकि गाँव का बच्चा पढ़ा हुआ इंग्लिश नहीं जानता है, वो उसके
हक में क्या फैसला दिया जा रहा है, क्या सुनवाई हो रही है, वकील किस विषय पर बहस कर रहे हैं, जज क्या कह रहा है, इस विषय पर भी अभी संशोधन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोर्ट में हिंदी में सुनवाई हो। जोसेफ महोदय ने कहा कि बच्चे भी बताया गया, तो मैं जमुना तटवर्ती गाँव अहावर, धनुआ डेरा, गंगुआ डेरा, छिंदुआ डेरा, ये मजरों से मैं आता हूँ। साहिब शंकर श्रीवास्तव मेरा नाम है, सीनियर सिटीजन का मैं प्रदेश अध्यक्ष। मेरा निवेदन आपसे है कि ग्रामीणों की बात आदरणीय वकील साहब ने उठा दिया, तो मैं ग्रामीण की दुर्दशा बता रहा हूँ। हमारे जमुना तटवर्तियों में अरबों रुपए का गांव से खनन होता है और उस अरबों रुपए के हिसाब से गांव का विकास में 5% भी नहीं दिया जाता। जैसा कि जागरण परिवार को मैं साथ मत देता हूँ कि समय समय पर इन्होंने प्रश्न उठाए, जिलाधिकारी महोदय ने छापा भी डाला, तो मेरा सिर्फ आपको यह निवेदन है, फतेहपुर सांसद होने के नाते वैसे मेरा 76 साल का अनुभव है कि आप 15 भी सांसद हमारे सामने आप रहेंगी, तो अभी न सही तो आगे सही, तो उन गाँवों का तटवर्ती जमुना किनारे जितने गाँव हैं जहाँ से बालू मोरंग निकलती है, तो उनका हिस्सा आप दिला दें तो क्षेत्र का विकास हो जाए, तो 2 के रूप में या न्याय के रूप में। मेरा यही आपसे प्रश्न है, आदरणीय उस पर आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है और ये मैं हमेशा इस विषय को मुख्यमंत्री जी से लेकर के, खनन मंत्री से लेकर के मैं बराबर बात करती रहती हूँ। जो 10% शेयर है वो उसी जगह खर्च किया जाए। और ये आपका जो अढ़ावल क्षेत्र है, मैं भी जमुना नदी के किनारे ही पैदा हुई हूँ। मैं तो जब पैदा हुई थी न सड़क थी न पानी था, पीने का पानी भी नहीं, जब नदी का पानी पी के मैं बड़ी हुई हूँ। तो मुझे लग रहा है कि किनारे के लोगों की पीड़ा मेरे से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है। और आप जमुना पट्टी में देखिए कि अब कम से कम चलने में सड़कें बन गई हैं, नहीं पहले तो जमुना पट्टी गंगा कटनी कहीं भी कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। खासतौर पर अढ़ावल का क्योंकि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। मैंने अधिकारियों से भी बात की कि बाढ़ आती है उनको टेंट में रहना पड़ता है। मैंने कहा कि उनको कम से कम 20 बाई 30 का एक प्लाट गांव पंचायत की जमीन में दे दिया जाए, जिससे सामान अपना इधर रखें, खेती बाड़ी उधर करें, तो जब बाढ़ आए तो अपने घर में आकर के शिफ्ट हो जाए। यहाँ भी मैंने डीएम से भी कहा था, एक मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ मेरा आश्रम है वो एरिया भी बाढ़ से प्रभावित होती है। तत्कालीन जो डीएम थे, जो मैंने यहाँ कहा वही वहाँ कहा था, लेकिन वहाँ के डीएम ने 300 लोगों को 20 बाई 30 का प्लाट दे करके ऊपर बसा दिया है। तो मेरा अभी प्रयास रहेगा, वही विकास की बात, तो मैं बिल्कुल मेरे से ज़्यादा मुझे लगा जमुना पट्टी का अनुभव करने वाला कोई नहीं होगा। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, तो इस पर मेरा ध्यान रहेगा। क्योंकि कई बार होता क्या कि हम खनन वालों को डांटते हैं, लोगों के पास जाते हैं। एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहती हूँ, एक जगह ऐसे ही रोड को लेकर के धरना हुआ और मैं पहुँच गए। बाद में फिर कुछ लोग गांव वाले जिनकी जमीन उन्होंने लेकर के समझौता कर लिया, फिर मेरे ऊपर आरोप लगाया कि साथी जी लेकर के बैठ गए। तो मैं कुछ चीज़ों पर स्वयं बचती हूँ कि मेरे ऊपर डायरेक्ट कहीं से आरोप ना लगा, क्योंकि मैं उसमें कदापि हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए। आदरणीय सांसद महोदय, हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिकों ने ये कहा कि रेल जो है किसी भी क्षेत्र की या देश की जीवन रेखा हुआ करती है। मैं आपको अतीत भी ले चलता हूँ। 1977 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उस समय हमारे फतेहपुर से निर्वाचित हुए सांसद श्री बशीर अहमद जी ने फतेहपुर मुख्यालय को बादा और रायबरेली से रेल मार्ग के द्वारा जोड़ने के लिए प्रयास किया और उस समय के जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने लोकसभा में इसका समर्थन किया था। और उस समय जो उत्तर रेलवे हुआ करती थी उसने सर्वे भी करवाया था, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। मेरा ये दृढ़ विश्वास है और संभवतः जो यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो भी सहमत होंगे कि फतेहपुर का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक फतेहपुर मुख्यालय को बादा और रायबरेली जनपदों से रेल मार्ग से न जुड़वा दिया जाए। उसे दोनों फायदे होंगे, एक तो फतेहपुर बादा के निवासी वो सीधे लखनऊ जाएंगे
अभी आपने अयोध्या का जो भाजपा सरकार की जो आपकी योजना है तीर्थ क्षेत्र विकासों की, अयोध्या से फतेहपुर से सीधे जुड़ जाएगा। फतेहपुर में सब्जी उत्पादन का कार्य बहुत होता है, यहाँ और रायबरेली और बांदा में बहुत महंगी बिकती है, तो हमारे किसानों को जहाँ उपज का उनका मूल्य मिल जाएगा, वही बांदा और रायबरेली के लोगों को सस्ती सब्जियाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि यदि आप जीते तो इस बार इस महत्वपूर्ण कार्य को यदि आप करवा दें तो आप इतिहास पुरुष हो जाएंगी और फतेहपुर में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन आप एक बहुत गहराई से देखेंगे तो जो हमारी पुरानी रेलवे लाइनें थी पूरी जर्जर हालत में थी। मालगाड़ी और ट्रेन एक ही से निकलती थी तो माल भी लेट होता था और ट्रेन भी लेट होती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले मालगाड़ियों के लिए ट्रैक अलग बनाया, ट्रेनों के लिए अलग बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो हमारी अभी जर्जर व्यवस्था है पूरी इलेक्ट्रिक लगभग ट्रेनें हो चुकी हैं। आपने जो बात कही मैंने इटावा से बिजली और ये वाली बात रखी है, नई लाइन बिछना शुरू होगी देश के अंदर तो ये होगी। और कोई हो गया है चुनाव के बाद जी, मैं चाहूँगा कि शहर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज है आपको थ्रू मिलेगा। मैं प्रियांश श्रीवास्तव, मैं मैथ्स का टीचर हूँ फेडरल पब्लिक स्कूल में। आपने बच्चे मेरे बाप की मन की बात की है, मेरे संकल्प में है, एक आध जगह मैंने चर्चा भी की है। जो ये प्राइवेट कॉलेज में हर साल किताबें बदलती है भैया आप पास जी, मैं ये चाहूँगा जो हर साल ये किताबें बदल जाती है। मान लीजिए हमारे 3 बच्चे हैं, हर साल बदल गई, दूसरा लेना पड़ता है प्राइवेट स्कूल। तो सब चीज़ का कुछ और किताबों का जो बार बार ये चेंजेज होता है ये सही करवा दिया जाए, क्योंकि आप उच्च पद में हैं हमारे और हमारी कामना है कि और बड़े पद में आप जाएं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि कई गरीबों के बच्चे पढ़े जो आगे बढ़ गए वो पुस्तकों को हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ये आपका सही सवाल है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, बड़ा भाई आगे चला गया तो छोटी बहन छोटा भाई उसे पढ़ता गया। तो इसको हम उसी जगह रखेंगे, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन सेंटरों का भी नुकसान ना हो और पढ़ाई भी बर्बाद ना हो। गुड मॉर्निंग।